बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब है किसी चीज़ को काबू करना या कोई कंट्रोल सेंटर मौजूद हो जो कि पूरी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन कहते हैं लिंक को, कनेक्शन को। यहाँ पे किसके लिंक और कनेक्शन की बात हो रही है? यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में कनेक्शन होता है। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही टाइम में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म। तो वो सारे फंक्शंस या so सारे काम बॉडी में अंदर हो रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ लिंक, कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, तभी वो काम हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह से होती है। हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है और केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होती है। हार्मोन्स क्या है हम अभी आगे देखते हैं। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ एक ही तरह से होती है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में चूंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। उनमें सिर्फ एक ही तरह की कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और वो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रही है? थ्रू हार्मोन्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट्स आर सिसाइल ऑर्गेनिजम्स। मतलब प्लांट्स कोई मूवमेंट, लोकोमोशन शो नहीं करते, वो अपनी जगह नहीं चेंज करते एनिमल्स की तरह। जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, प्लांट्स एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि प्लांट्स आर सिसाइल। अब जो प्लांट्स, इनमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं और वो स्पेशल टिश्यूज एक खास स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं और यही हार्मोन कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। तो हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। और हार्मोन का मतलब क्या है? टू एक्साइट। बेटा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। हार्मोन्स का मतलब क्या है? टू एक्साइट, किसी चीज को एक्साइट करना। ये जो हार्मोन्स हैं, चूंकि ये प्लांट्स में मौजूद हैं तो इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो मीन वर्ड प्लांट के लिए यूज होता है, तो फाइटो मीन्स प्लांट और हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर्स। तो इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। PGR मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्लांट्स में ग्रोथ को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहे होते हैं, तभी इनको PGR कहा जाता है। अब हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में दो तरह से हो रही है। सबसे पहले क्या है? बाय शोइंग मूवमेंट एंड रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक फंक्शंस। प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है, हम फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म भी पढ़ के आए हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा चैप्टर 3 की, मूवमेंट इन प्लांट्स। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फोटोट्रोपिक मूवमेंट हो, जियोट्रोपिक मूवमेंट हो। तो हार्मोन्स प्लांट की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स क्या करते हैं? दे इनिशिएट ग्रोथ एट वेरियस रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट के डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ को इनिशिएट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो इन दो वेज से प्लांट बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्कैडियन रिदम्स। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल रिदम्स या बायो रिदम्स को देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि वो कुछ टाइम बाद कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने का टाइम है, फिर सोने का टाइम है, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने का टाइम है, चाय का टाइम है, शाम की चाय का। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है? कुछ टाइम बाद ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है या रिपीट कर रहा है। तो इन एक्टिविटीज को, इन बिहेवियर को हम बायोलॉजिकल रिदम्स या बायो रिदम्स कहते हैं। प्लांट्स में स्टोमेटा का ओपन होना, फिर स्टोमेटा का क्लोज होना, ये भी क्या है? ये
बायोरिदम्स है। When these biorhythms occur with a frequency of about 24 hours, they are called circadian rhythms. अब ये जो biorhythms हैं, इनमें से कुछ rhythms, कुछ activities ऐसी हैं जो कि 24 घंटे बाद रिपीट हो रही होती हैं। तो वो एक्टिविटीज या वो रिदम्स, वो बायोरिदम्स जो कि 24 आवर्स बाद रिपीट हो रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज को सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं। अभी मैंने आपका स्टोमेटा का ओपन होना, स्टोमेटा का क्लोज होना, तो स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं? रात की टाइम क्लोज होते हैं। तो जो क्लोजिंग है वो कब हो रही है? 24 घंटे बाद हो रही है उस टाइम पे। तो ये एक्टिविटी 24 घंटे बाद रिपीट हो रही है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज सर्कैडियन रिदम। इसके अलावा अगर हम बीन प्लांट की बात करें तो रात के टाइम अपने जो लीव्स हैं उनको लोअर, उनको झुका देता है और दिन के टाइम वो स्ट्रेट हो जाता है। तो ये एक्टिविटी भी 24 आवर बाद रिपीट हो रही है। तो इनको भी हम सर्कैडियन कहेंगे। या हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग रात को 11 पे या 12 बजे सो जाते हैं। आज आप 11 बजे सोए हैं, अब अगले दिन आप कब सोएंगे? 11 बजे सोएंगे। फिर तीसरे दिन भी आपका सोने का टाइम है 11 पे, आप 11 बजे आप सब सो जाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी क्या है? आप 24 आवर्स बाद रिपीट कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सर्कैडियन रिदम। उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लॉक। अब अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब ना हमेशा दिन रहता है, ना हमेशा रात रहती है, ना हमेशा गर्मी रहती है, ना हमेशा सर्दी रहती है। तो एनवायरनमेंट तो हमारा चेंज हो रहा है बाहर का। तो हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट में रिदमिक चेंजेस आ रहे हैं। दिन के बाद रात, फिर सीजन्स का चेंज होना, ये रिदमिक चेंजेस हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि इन रिदमिक चेंजेस को डिटेक्ट करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करता है उन चेंजेस के लिए। तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट टाइम मेजरिंग सिस्टम। हम अगेन जो है प्लांट की एग्जांपल लेते हैं, स्टोमेटा की एग्जांपल लेंगे। हम ये देख के आ चुके हैं कि स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो अगर दिन के टाइम जब स्टोमेटा ओपन है, उस प्लांट को आप डार्क में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो उसके स्टोमेटा क्लोज नहीं होंगे, वो ओपन रहेंगे। क्यों ओपन रहेंगे? उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसको बताएगा कि अभी क्लोज होने का टाइम नहीं है, अभी इनको ओपन होने का टाइम है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर रहा है और इंटरनली बायोलॉजिकल क्लॉक भी कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है ये प्लांट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, और ख़ास तौर पर कौन सी एक्टिविटी को? फ्लावरिंग को, फ्लावर्स का डेवलप होना। कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए होती है और कम अमाउंट में डार्कनेस चाहिए होती है। तो ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है, जिनके फ्लावर्स को लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट कम चाहिए होती है, डार्कनेस ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऐसे प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स कहा जाता है। इनकी मज़ीद डिटेल हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो फोटो पीरियडिज्म है क्या? इट इज़ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो अभी रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कॉजेज एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रेस कहते हैं कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें ऐसा चेंज आ जाए जो कि प्लांट की ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को, जिनसे उनकी तादाद बढ़ती है, और उनके सर्वाइवल को नेगेटिवली या एडवर्सली इफेक्ट करे, तो इसको स्ट्रेस कहा जाएगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, वाटर बहुत लो हो सकता है, वाटर शॉर्टेज हो सकता है। तो ये सब क्या है? प्लांट के लिए स्ट्रेस है। अगर इन कंडीशंस में, इन स्ट्रेसेस में
प्लांट्स कोप नहीं करेगा, मतलब अपने अंदर एडेप्टेशंस नहीं लाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो प्लांट को उन स्ट्रेस में सरवाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशंस चाहिए होते हैं। अगर उनमें एडेप्टेशंस होंगी तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं होंगी तो वो फिर जिंदा नहीं रहेंगे। तो कॉमन स्ट्रेसेस प्लांट्स में कौन कौन से हैं? वाटर शॉर्टेज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हर्बीवोरी। सबसे पहले हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं। तो रिस्पॉन्स टू ड्राउट कंडीशन, ड्राउट किसे कहते हैं? वो पानी की कमी को, मतलब ऐसी कंडीशन जब वाटर शॉर्ट हो जाए। तो अ कंडीशन इन विच वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज वेरी लो, प्लांट जिस सॉइल में ग्रो कर रहा है वहां वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ऐसे प्लांट्स हमने देखे थे जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है, जो कि डेजर्ट वगैरह में प्रेजेंट थे। उनमें वो जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये प्लांट्स वहाँ जिंदा रहने के लिए क्या अडेप्टेशंस लाते हैं हम वो देखते हैं। दे कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब इनको पानी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ट्रांसपायरेशन रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे, पानी भरा होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे और ट्रांसपायरेशन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो जो गार्ड सेल्स हैं दे लूज देयर टर्जिडिटी, उनमें से पानी निकल जाता है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इस तरह रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा ड्राउट कंडीशन में प्लांट एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एब्सिसिक एसिड, जिसका काम है इनहिबिशन का, क्लोज करने का। तो ये लीव्स में मौजूद जो मीजोफिल सेल्स हैं उनसे एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है और ये स्टोमेटा को क्लोज करता है। इसके अलावा दूसरी अडेप्टेशंस क्या हैं? जो प्लांट्स हैं वो डीप वर्टिकल रूट्स डेवलप करते हैं या उनकी हॉरिजॉन्टल रूट्स डेवलप होती हैं, जो कि जमीन से अंदर वाली लेयर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि पानी की कमी को पूरा कर सके। उसके बाद रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। अब प्लांट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कब होगी? प्लांट के वो पार्ट्स जो कि जमीन के ऊपर प्रेजेंट है उनमें तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, यानी जमीन के अंदर पार्ट्स हैं, कौन से रूट्स, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि मार्शेस में ग्रो कर रहे हैं या वेट हैबिटेट में या पानी के अंदर मौजूद हैं, तो उनमें हो सकता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो। तो ऐसे में ये प्लांट्स क्या करते हैं, दे डेवलप एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या कहते हैं? रूट्स जमीन के ऊपर इनमें डेवलप होती है, तो ये एरियल रूट्स हैं। और इस तरह ये ऑक्सीजन इनको यहाँ पे मिल रही होती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती। इसके अलावा कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी डिफरेंट पार्ट जो है ऊपर से रूट लाइक स्ट्रक्चर उनके निकल रहा होता है, तो उससे भी क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी पूरी होती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो रूट्स जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है, सबमर्ज्ड हैं, तो ऐसे प्लांट्स में एयर ट्यूब्स बनते हैं और वो एयर ट्यूब्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और उन रूट्स तक पहुंचाएंगे। फिर रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस। अब कोई प्लांट ऐसी जमीन में ग्रो कर रहा है जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये हम चैप्टर 1 में सब पढ़ चुके हैं, जिनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। वो प्लांट्स जो कि ऐसी सॉइल में है जो कि सलाइन है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनमें क्या एडेप्टेशन होगी? बाय लोअरिंग वाटर पोटेंशियल ड्यू टू विच एक्सोस्मोसिस अकर। तो हमने हेलोफाइट्स में पढ़ा था, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जमीन से सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा इनके रूट्स में और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। सोल्यूट या सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने को हम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हुआ तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्योंकि उन प्लांट्स में वाटर कम हो जाएगा और सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो पानी जो है वो सॉइल से इन प्लांट के रूट्स में आएगा। तो
तो इनमें वाटर की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो एक्सेस सॉल्ट है, इतना सारा सॉल्ट जमा हुआ है, वो कहाँ जाता है? ये कुछ सॉल्ट ये स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो बाकी सॉल्ट है, इनके लीव्स में मौजूद कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस, जब जब टेम्परेचर हाई हो जाए तो ऐसे में प्लांट्स क्या करेंगे? हमने पढ़ा था कि हाई टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम्स जो प्लांट में मौजूद एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, और एंजाइम्स अगर डीनेचर हो जाएं तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में प्लांट्स क्या करते हैं, इनमें ट्रांसपायरेशन होती है, और ट्रांसपायरेशन से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में एवापोरेशन होती है, और एवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब टेम्परेचर 40 या 40 से अबव पहुंचता है तो प्लांट्स हीट शॉक प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करेंगे, एंजाइम्स और प्रोटीन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको सराउंड कर लेते हैं, और बाहर से आने वाली सारी हीट खुद एब्जॉर्ब करके खत्म हो जाते हैं, और फिर दूसरे नए बनते हैं। खुद की डेथ हो जाती है, खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोटीन्स को डैमेज होने नहीं देते। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करेंगे, हीट शॉक प्रोटीन्स। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, तो ये भी हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ लिपिड जो है वो मतलब जमना स्टार्ट हो गया है। उस लिपिड के जमने की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड्स की बनी हुई है, तो उसके जमने की वजह से जो सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाती। ना कोई चीज सेल के अंदर दाखिल हो सकती है, ना कोई चीज सेल के बाहर आ सकती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट नहीं हो पाता अगर प्लांट में फ्लूइडिटी कम हो जाए और वो लिपिड जम जाए। तो ऐसे में प्लांट्स इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं, दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये अपनी बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा साइटोसोल में आइस क्रिस्टल्स ना बने, क्योंकि टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाए, तो ऐसे में चांसेस हैं कि साइटोसोल में आइस क्रिस्टल्स बने। तो आइस क्रिस्टल्स ना बनने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, they change solute composition by producing polymers of fructose। फ्रक्टोज के पॉलीमर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन पॉलीमर्स को फ्रक्टेन कहेंगे। तो ये जो फ्रक्टेन होगा एंटी फ्रीजिंग एजेंट होगा। ये जब प्रोड्यूस होगा तो प्लांट में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। सुपर कूल टेम्परेचर क्या होता है, -15 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में भी प्लांट्स सुपर कूल्ड होंगे, लेकिन इनमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। फिर है रिस्पॉन्स टू हर्बीवोरी। हर्बीवोरी क्या किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग प्लांट बाय हर्बीवोरस एनिमल्स। जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, इस प्रोसेस को हर्बीवोरी कहते हैं। तो ये भी प्लांट के लिए एक स्ट्रेस है कि वो ग्रो करे और उनको आगे कोई और एनिमल ईट कर ले। तो ऐसे में ये प्लांट्स क्या करते हैं खुद को बचाने के लिए, दे डेवलप थॉर्न्स। इनमें कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स बनते हैं ताकि कोई अगर एनिमल इनको खाने ईट करने आ रहा है तो ये वो इससे जख्मी हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो इनको खाने नहीं आएगा। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डिसटेस्टफुल और टॉक्सिक कंपाउंड्स, और प्लांट्स क्या करते हैं, टेस्टफुल और टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको ईट करने से एनिमल की तबीयत खराब हो जाती है या उनका टेस्ट ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट टाइम इन प्लांट्स को ईट नहीं करते। तो ये सारे स्ट्रेसेस हैं जिनमें प्लांट्स डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन का अटैक होना ये भी प्लांट के लिए स्ट्रेस है। तो प्लांट की बॉडी इज एक्सपोज्ड टू पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंजाई दैट कॉजेस डिफरेंट प्लांट डिजीजेस। तो प्लांट को भी हर टाइम यही खतरा है कि उसको वायरस पे अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं, और फंगस पे अटैक कर सकते हैं, और इनसे क्या होगा, डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। तो
प्लांट्स हैव देयर ओन डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजेंस। तो प्लांट्स में एक अपना डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि हम ह्यूमन में प्रेजेंट था, ये हम इम्यून सिस्टम में पढ़ के आ चुके हैं। तो प्लांट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में एंटर ना हो सके। इनकी एपिडर्मल लेयर, इनकी जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, इट सर्व एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ताकि कोई पैथोजन इनकी बॉडी में एंटर ना हो सके। तो इस एपिडर्मल लेयर की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगर प्लांट प्लांट में वुंड्स हैं, वो जख्मी है, या स्टोमेटा एक ओपनिंग है, इसके थ्रू कोई पैथोजन प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है, तो ऐसे में प्लांट्स में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? प्लांट कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है उनको अटैक करने के लिए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनमें इनकी अपनी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मल लेयर है। अगर वो किसी तरह से यहाँ से बच जाते हैं, एंटर हो जाते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है कि ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करके इन पे अटैक करते हैं। तो वो कंपाउंड्स कौन से हैं? इनको केमिकल्स कौन से? फाइटोएलेक्सिन्स हैं, एन एंटीबायोटिक दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी में एंटर हो गया है तो इसको डिस्ट्रॉय या उसको मजीद ग्रो होने नहीं देते। इसके अलावा जब किसी प्लांट के पार्ट में इन्फेक्शन होता है, पैथोजन अटैक करता है, तो प्लांट्स में अलार्म सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, जो कि प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स को मैसेज पहुंचाता है कि ये पैथोजन आया है और प्लांट का ये पार्ट जख्मी हो चुका है।